So let's come to the next thing, that is how to qualify the examination. That is, what is that perfect strategy that is needed to qualify this examination. So देखिए 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगी, with the help of which it's easier to qualify the examination. ठीक है. First is right sources, which is most underrated advice or tip that we take into consideration. हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते, but it is one of the most important tip to qualify the UGC NET examination. First is right sources. Second is importance of PYQ and syllabus. ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर सिलेबस को कैसे देखना है, समझना है, एनालिसिस करना है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs एंड सिलेबस. द थर्ड इज़ राइट मैथडोलॉजी, मतलब हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए towards the examination. And the fourth is right guidance. So let's talk one by one on each of these things. So first is right sources, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, सपोज मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री में कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें फॉलो करने हैं. और एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सोर्सेज मतलब क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है हमें कि क्या नहीं पढ़ना है. राइट. तो अगर हमें ये पता होगा कि हमें ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो हम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिना मतलब का, और बहुत ज़्यादा टाइम उस पर हम नहीं देंगे, और हम अपना टाइम, फोकस, कंसंट्रेशन एक सही जगह इन्वेस्ट करेंगे. ठीक है. तो सोर्सेज का पता होना ज़रूरी है कि हमें कैसे सोर्सेज यूज़ करने हैं, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है. एंड देन सेकेंड इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs एंड सिलेबस. सिलेबस को कैसे यूज़ करना है. कई बार हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या सिलेबस है, जस्ट PYQs में ही हम फंसे रहते हैं. बट नहीं, अगर आपको सिलेबस आप देखोगे और यू चेक द कॉन्सेप्ट्स एंड थिंग्स और क्वेश्चन दैट वे आस्क्ड इन द PYQs, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो सिलेबस के कौन से टॉपिक से आया है, या वो सिलेबस के कौन से पॉइंटर्स से आया है. सो सिलेबस की एक अच्छी समझ होना is half the work done. ठीक है. हाफ डन मतलब हाफ वर्क विल बी डन बाय योर PYQs एंड हाफ वर्क विल बी डन बाय योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेबस एंड PYQs. देन थर्ड इज राइट मेथडोलॉजी, कि हमें क्या मेथडोलॉजी अडॉप्ट करनी है टू while प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. तो मेथडोलॉजी ये होनी चाहिए, हर किसी की अपनी हो सकती है, और डेफिनेटली हर किसी की अलग होगी, हर किसी का अप्रोच अलग होगा, मेथड अलग होगा, बट कुछ फैक्टर्स उसमें या कुछ चीज़ें उसमें कॉमन होंगी. जैसे कि कंसिस्टेंसी, ये भी मेथडोलॉजी में ही मैं डालूँगी, बिकॉज कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, दीज ऑल आर द थिंग्स जो ज़रूरी है, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी होना आपके प्रिपरेशन के टाइम पे. ठीक है. अब मेथडोलॉजी से मेरा क्या मतलब है कि राइट मेथडोलॉजी, तो मेथडोलॉजी में ये है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं या जब आप किसी चीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, तो वो कैसा होना चाहिए. तो जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिस्ट्री का ही ले लेते हैं. जैसे कि मैं नेशनल मूवमेंट पढ़ रही हूँ मॉडर्न इंडिया में, अगर तो नेशनल मूवमेंट के जो लास्ट के 10 ईयर्स हैं, 1940 या 7 ईयर्स, 1940 से 1947 तक. अब ये ऐसा पार्ट है जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हम बस डेट्स याद कर लेते हैं. बट सपोज़ आपने 5 ईयर्स पढ़े, 42, 45 पढ़ा. ठीक है. अब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि वो 5 ईयर्स आप एक बार में पढ़ जाओगे. उसमें भी सेग्रीगेशन है टॉपिक्स का, कि क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर आया, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. ठीक है. और कैबिनेट मिशन हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ. अब हर एक के प्रपोजल्स याद रखना, हर एक के पॉइंटर्स याद रखना, आपको डेट्स याद रखना,
ये डिफ़िकल्ट होगा, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक जाओगे। अगर आपने एक टॉपिक आज उठाया है, या सोर्सेज उठाया है आपने, या नेशनल मूवमेंट उठाया है, तो वंस यू हैव डन दैट टॉपिक, नेक्स्ट डे जब आप दूसरे टॉपिक पर जाओगे तो आप पहले उस टॉपिक का रिवीजन करोगे, विच विल टेक यू, अगर आपने पहले 2 घंटे 3 घंटे में कवर किया है उस टॉपिक को, और आज आप उस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आज आपको 1 ही घंटे लगेंगे। तो आप पहले उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, फिर आप नया टॉपिक शुरू करोगे। सो दिस इज़ द मेथड, ठीक है, ये मेथड आपको फॉलो करना है। और फिर आज आपने मान लीजिए कि नेशनल मूवमेंट 1940 से 42 कंप्लीट कर लिया, देन यू गो ऑन टू डूइंग 42 to 44 तक का करना है आपको कल। तो अब कल आप क्या करोगे, पहले 42 वाले को रिवाइज करोगे, विच विल टेक यू अबाउट हाफ एन आवर। तो हर दिन आप इन चीज़ों को रिवाइज करोगे। सो डिवाइड एंड रूल इज़ द थिंग दैट वी फॉलो इन हिस्ट्री एंड विच इज़ वेरी एसेंशियल। अदरवाइज हिस्ट्री का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना एक्सपेंडेड है कि उसको कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट इफ़ यू फॉलो दिस अप्रोच दैट इज़ डिवाइड एंड रूल, फर्स्ट डिवाइड द थिंग्स एंड देन डिवाइड एंड लर्न, ठीक है, डिवाइड करेंगे चीज़ों को और फिर याद करते जाएंगे, तो उससे क्या है, हमारा रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ऐसे हर दिन हमारा टाइम कम होता जाएगा रिवीजन को, और हमारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो जाएंगी। सो दिस इज़ द मेथड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट आई थिंक वन मस्ट adopt. Every student must approach their subject in this manner. So methodology, and there are many other methodologies to study any topic or to study any particular subject, ठीक है। बस हमें उनको समझना है और उनको यूटिलाइज करना है along with the consistency thing, ठीक है। राइट गाइडेंस, मतलब आपके पास एक राइट गाइडेंस होनी चाहिए। ऐसे तो इतने सारे यूट्यूब पे लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, बट किसी एक को फॉलो करना है और उसको थॉरोली फॉलो करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो राइट गाइडेंस एंड देन एट लास्ट कम्स टाइम मैनेजमेंट। स्टार्टिंग में आप बिगिनिंग में स्टार्ट करोगे तो फिर आपको टाइम का इतना स्कार्सिटी या यूटिलाइजेशन कैसे करना है समझ में नहीं आएगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल वी प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस हमें एग्जामिनेशन हॉल में समझ में आती है। तो इस फैक्टर को समझना भी ज़रूरी है, उसको लाइटली नहीं लेना है, ओके। सो दिस इज़ ऑल द फैक्टर्स दैट इज़ नीडेड, दैट इज़ राइट सोर्सेज, इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs एंड सिलेबस, राइट गाइडेंस, ये सारी चीज़ें हैं दैट विल डेफिनेटली कम अंडर द स्ट्रैटेजीज। बट इन सब में अगर मुझसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, तो वो है PYQs एंड सिलेबस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, उनको ब्रेक डाउन करना, and then consistency. With these 2 things you can definitely clear any of the competitive examination, not just UGC NET examination. So that's it, that's all about it today. That is the strategy that one must follow for their preparation in their competitive examination journey. Thank you.